डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, सिफ 2 इट इज़ हेयर। चलिए बिना किसी भूमिका के जल्दी शुरू करते हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो जून 2024 की जो रीटेस्ट हुई यूजीसी नेट एग्जाम की, उसकी पॉलिटिकल साइंस डोमेन के 100 क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्चुअल पेपर सिफ्ट 2 में आया था, उसकी एनालिसिस विथ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक हाउ टू क्रैक दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करें, एक दो डिस्क्लेमर जो हमेशा कहता हूं। ये पेपर सिर्फ 1 के कंपैरिजन में हल्का सा डिफिकल्ट डायरेक्शन में है। डिफिकल्ट नॉट कि कोई अच्छे क्वेश्चन है, ओनली क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी, आपको पावर इस टेस्ट करती है, रोट लर्निंग है, लॉट ऑफ डेट्स हैं, और कुछ जो है उटपटांग जिसको कभी आप नहीं नाम सुने होंगे, पाटस्कर कमेटी, और जो जो शिकागो में धर्म संसद हुई है उसके कौन प्रेसिडेंट थे, कौन यूएस के प्रेसिडेंट थे जो एक वोट से इम्पीचमेंट से बच गए, इस टाइप के क्विज के क्वेश्चन, वो भी अननोन फैक्ट्स के, ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने एनालिसिस किया है बहुत ही इसमें इम्पेरिकल कि कितने क्वेश्चन इजी हैं, कितने मीडियम और कितने टफ। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल ये भी जो है एक मॉडरेट पेपर है, इवन इस तरह के क्रैमिंग और रोट लर्निंग के बावजूद। इसके अलावा दूसरी बात मैं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गलती एनटीए ने नहीं किया। 3 क्वेश्चन मुझे लगे हैं जो चैलेंज करने लायक हैं, जबकि सिर्फ 1 में तो 6 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली थे। मैं 3 तो मैंने पहले कहा था, बाद में सुबह आज मैंने 3 दिया है, तो उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी गलतियां कम है, लेकिन हैं इसमें भी 3 तो काफ़ी होता है। तो विद दिस चलिए हम लोग और जो डिफिकल्ट मुझे लगेगा उसमें मैं डी मार्क करूंगा, बाकी जो मैं मार्क नहीं करूंगा इसका मतलब कि वो इजी साइड में है। दूसरा, लास्ट में कहना चाहता हूं कि मैंने इस पेपर को आपको सॉल्व किया है उस तरीके से जैसे आपको करना चाहिए, मतलब एलिमिनेशन ट्रिक। तो वो आप सीखिए, मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं उस टाइप से मैं बताता जाऊंगा, गौर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 51 से ऑफकोर्स स्टार्ट हो रही है। इसमें मैच करना है कि कब जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है। ऐसे देख के आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कौन याद रखता है, और कौन याद रखता है सही में। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल साइंस का वाइड रेंजिंग पढ़ाई करते हैं, इंडियन पॉलिटिकल इवेंट्स एंड ऑल, तो आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत फेमस हुआ था 2016 में जो है प्रेसिडेंट रूल लगी थी, जिसपे कि उस समय हरीश रावत वो चीफ मिनिस्टर थे, और काफ़ी इस पे नाटक हुआ था। चीफ फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन की थी, इसलिए ये सबके जहन में ये रहता है। यदि आपको ये बात पता है जैसे मुझे पता है, फिर आपको और कुछ नहीं जानना है, डी का 3, और देखिए डी का 3 से जो है ये क्रैक हो जाता है। तो ये मैं कहता हूं कि इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, नॉट कि आप एक एक को मैच करेंगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब इजी क्वेश्चन है, वी ऑल नो एन के सिंह। अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन जो है अरविंद पानीग्राही हैं, जो एक समय में वाइस चेयरमैन होते थे नीति आयोग के। तो वो भी याद कर लीजिए, 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी इन ऑपरेशन है, जिसकी रिकमेंडेशन 2025 से 2030 के बीच में लागू होगी, उसके अरविंद पानीग्राही। After Jawaharlal Nehru, which one of the following leader became Prime Minister of India third time in row after completing 2 full term? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी है। कई लोग इसमें कंफ्यूज ये करते हैं कि इंदिरा गांधी भी तो 3 बार रही हैं, लेकिन उनका टेन्योर जो है ब्रेक हुआ है बीच में, जबकि मोदी जी और नेहरू जी का ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यूस। नेहरू जी 52, 57, 62, और उसी तरह से मोदी जी भी 2014, 19 और 24 लगातार 3 बार बने। आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये डिफिकल्ट है, इसको आप डिफिकल्ट कह सकते हैं। लेकिन यहां भी एक ट्रिक है। आप देखेंगे कि लोकसभा में कितने वुमेन हैं, तो आप ये तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वुमेन एमपी बढ़ेंगे। और इसमें सबसे जो नया लोकसभा है वो 15वां लोकसभा है, उससे नया तो कोई है नहीं। तो आप ये गेस कर सकते हैं कि 59 जो है वो 15वें में होगा, इसका मतलब डी का 3 होगा, और डी के 3 से ही हो जाता है क्या। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा गेस करता हूं और कई लोग ऐसा गेस करेंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल गेसिंग ये नहीं है। वैसे यहाँ पे मैंने दे दिया है, जो अभी की लोकसभा है उसमें 4 एमपी वुमेन एमपी घट गए हैं, 74। सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई जो है वो पिछली लोकसभा में थी 78। 16th लोकसभा उससे पहले जो 2014 की थी 62, और उसके पहले 59 जो यहाँ पे दिख रहा है 2009। इन विच ईयर प्रेजेंट दलाई लामा केम टू इंडिया, तो ये तो मैंने पहले भी जो मेमोरी रिकॉल में मैंने बताया था।
ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसको कौन याद रखता है। इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मैं फिर से यहाँ दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए। ये सब भी इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है चाइना ने कब एनेक्स किया। मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कब स्टेट बने हैं, वेरी वेरी इजी, क्योंकि तेलंगाना वी ऑल नो कि 2014 में सबसे लेटेस्ट स्टेट है और बी का 1 से ही जो है ये क्रैक हो जाता है। तो ये सब सुपर इजी क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट विद देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो है इसमें अब देखिए, ये जो है इसको भी आप क्रैक कर सकते हैं कैसे। यदि वैसे वैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ही कर रहा हूँ, लेकिन मणिपुर में सबसे लास्ट में 2013 में अपनी उसकी हाई कोर्ट बनी है। वैसे एक समय में जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से उसकी ब्रांच थी या बेंच थी। तो यदि आप इस चीज़ को यदि आप जानते हैं, वैसे ये जानना भी अपने आप में इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में है तो सिक्किम या मणिपुर में सबसे लास्ट में हुआ होगा। सिक्किम में पहले ही बन गई है 80s के दौरान, तो मणिपुर लास्ट है और ए से अंत होता हुआ केवल एक ही है ऑप्शन। तो इस तरीके से भी आप गैस कर सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन मतलब चलिए 50-50 तो आप कर ही सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट है, मणिपुर सिक्किम, तो दोनों में से कोई एक हुआ होगा, तो या तो ए से अंत होगा या ई से, ये आप तो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, चूंकि ए और ई एकदम लास्ट है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि मणिपुर में सबसे पहले बन गया होगा, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो एक तरीके से, इस तरीके से आप 50-50 तो कर ही सकते हैं। ये पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे मैंने दे दिया है कब कब बनी है, ये आप देख लीजिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन। ये बहुत ही आसान सुपर इजी क्वेश्चन है। 280 अभी देखिए फाइनेंस कमीशन से 2 क्वेश्चन हो गए। 15 फाइनेंस कमिश्नर कौन है, तो एनके सिंह, और आर्टिकल 280। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। ये सब बहुत सुपर इजी है, इमरजेंसी के दौरान पास हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम में। अब यहाँ पे ये भी बहुत सुपर इजी, क्योंकि ट्रैगवे ली जो है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है। तो फर्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन 45 में बनी है, तो उससे पहले तो कोई होगा नहीं। उससे पहले केवल मतलब सबसे फर्स्ट यही है 1946। ए का 3, और ए का 3 केवल एक ही में ही एक क्रैक हो जाता है, इसलिए सुपर इजी। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कब फॉर्म हुआ, ये डिफिकल्ट है। ये आप जानते हैं तो जानते हैं, तो डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए क्या है कि कई स्टेटमेंट हैं, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। तो यहाँ आप जब आगे बढ़ेंगे तो सी पे आइए। देयर वॉज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा वाइल ही वॉज इन ऑफिस। हम लोग सब जानते हैं, ये अभी सबके पब्लिक मेमोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बराक ओबामा पे कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो सी को बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सी सी सी। और जैसे ही आप सी को एलिमिनेट करते हैं तो आपको आंसर जो है वो सीधा मिल जाता है। और इस टाइप का इवन आप डी को भी एलिमिनेट यदि करते हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदरी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वी ऑल नो कि प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बने, लेकिन सी से ही आपका काम जो है चल जाता है। तो एलिमिनेट सी, डी की भी जरूरत नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे भी देखिए कि इन सब को यदि आप पढ़ेंगे तो एसडीजी जो है हम लोग सब जानते हैं, इतना तो सभी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को जानना चाहिए कि 2015 में ये डिक्लेयर हुई है और 2030 तक, मतलब 15 ईयर्स में 17 एसडीजी को हमें प्राप्त करना है, ह्यूमैनिटी को। और ये सब जो देखेंगे उसमें कोई भी इतना नया नहीं है कि 2015, इसका मतलब है डी से अंत होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन केवल डी से अंत हो रहा है, और इस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ऐसे कई इसमें क्वेश्चन है जो जस्ट कॉमन सेंसिकल, एलिमिनेशन, कौन फर्स्ट कौन लास्ट, इस पे है, आपको कुछ जानना नहीं है एज सच। इससे पहले कि चलिए और हम लोग क्वेश्चन आंसर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जानना मतलब अधिकार है और मेरा जानना एक ड्यूटी है आपको बताना कि यदि आप दिसंबर बैच के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को और काउंसलिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एक ब्यूटीफुल जर्नी बन सकती है, नॉट ओनली कि आप नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे, बल्कि सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएसबी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम की, तो इसके संबंध में कुछ यहाँ डिटेल दी गई हैं। बाकी और डिटेल आपको मेल से भेजी जाएगी। अपने रजिस्टर करने के लिए नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर जो है इस आईडी पर भेजिए, polschelp@polschelp.in। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, polsciencehelp@polsciencehelp.in, इस पे भेजें और जरूर लिखें कि आप किस बैच के लिए हैं, क्योंकि एक दूसरी बैच सीयूटी पीजी की भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आप बी स्टेटमेंट पे आइए।
बिहेवियरल अप्रोच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच। ये तो कोई भी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि बिहेवियरल अप्रोच जो है मॉडर्न अप्रोच है। तो बी को एलिमिनेट कीजिए तो बी 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 और आंसर मिल गया। इस तरह के कितने ही इसमें क्वेश्चन हैं जो एलिमिनेशन टेक्निक पे बेस्ड है। बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि सब आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर टेन्योर। हम लोग सब इसमें कोई देखेंगे, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चरण सिंह, मुरारजी देसाई। तो आपको पता है कि देवगौड़ा से इसमें नए कोई नहीं है क्योंकि ये सब 90s, ये तो 70s में, ये 80s में, ये भी 80s में, चंद्रशेखर जो है 90 के शुरुआत में। तो बी से अंत होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है जो देवेगौड़ा लास्ट में। तो दिस वे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, करेक्ट हमको एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे आइए सी पे। चेस्टर बर्नार्ड एडवांस द आइडिया ऑफ हॉथरनियन इफेक्ट। हॉथरन इफेक्ट जो है वो रिलेटेड है एल्टन मायो के हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट से, ना कि चेस्टर बर्नार्ड के। तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए आप। देखिए सी 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 और आंसर मिल गया। मतलब कितने ऐसे हैं आप गिन नहीं पाएंगे जो एलिमिनेशन टेक्निक पे एक स्टेटमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जो ऑब्वियसली रॉन्ग है। बाकी सब पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। Who proposed the Chowkhamba model? We all know, super easy question, Ram Manohar Bhaiya. Four-pillared state. Who proposed the idea of Pitribhumi, Pitribhu, fatherland and Punyabhu, holy land? We all know, हिंदुत्व, कौन हिंदू हैं इसको डिफाइन करने के लिए जो अपने भारतवर्ष को पितृभू और पुण्यभू मानते हैं? सावरकर जी। मैच करना है यहाँ, इसमें आप बम्प हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स गेस कर सकते हैं। यदि आपको ये पता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है 2002 में एस्टेब्लिश हुआ है, ए का 3, तो इससे ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में जो अब ख़त्म हो चुकी है। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है उसका नया नाम जो है 2015 में हो गया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसके मेंबर हैं बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान और रसिया। तो ये तो इन्होंने पुराना दिया है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। लाया जो है वो भी 1980 में, और ईस्ट एशियन समिट 2005 में जो आसियान +8 आप कह सकते हैं, जो आसियान की स्पॉन्सर्ड है ईस्ट एशियन समिट। देख लीजिए इन सब। Consider Article 15 of the Constitution. The state shall not discriminate against any citizen on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. All. आसान है, Article 15 we also know. Which American president laid down the 14-point principle? 14-point principle जिसके बेसिस पे लीग ऑफ नेशन बना था, वुड्रो विल्सन। मोरल आइडियलिज्म की जो आइडियोलॉजी या कह लीजिए डॉक्ट्राइन IR में, उसको ये दर्शाता है। वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति थे। In which year Swami Vivekananda founded the periodical Brahmayadin to teach the Vedanta? Very difficult, लेकिन देखिए इसको भी आप कैसे 50-50 गेम खेल सकते हैं। आपको पता है कि 1893 में वो फेमस हुए थे शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन में। इस यहीं पे क्वेश्चन भी पूछा है। उसके पहले तो ये सब उन्होंने किया नहीं होगा, तो ये जो है मिट जाता है। और 1900 ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा आगे हो जाता है 1901। तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों में जब वो अमेरिका से लौटे होंगे तो उन्होंने किया होगा। यही सही है, 1895 में वो लॉन्च करते। ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे जो है चूंकि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को यहाँ मैंने क्यों दिया है, वो आगे जो है मैंने दिया है जहाँ थियोडोर रूजवेल्ट को नोबेल प्राइज मिलता है, तो मैंने आपको बताने के लिए दिया था, गलत जगह पे कॉपी पेस्ट है, कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो 32nd प्रेसिडेंट थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के प्रेसिडेंट थे, उनको जरूर जानिए क्योंकि उनके नेम से मिलता हुआ थियोडोर रूजवेल्ट है, जो उतने फेमस नहीं है, जो कि जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था जापान रसिया वॉर को सुलझाने के लिए। आगे क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए सी पे आइए। वीडी सावरकर डिड नॉट एस्टैब्लिश द अभिनव भारत। इसी पेपर में क्वेश्चन है कि अभिनव भारत किसने किया, शायद शिफ्ट 1 में है ये इसमें। तो सी जो है डेफिनेटली रॉन्ग है, इन्होंने किया था। तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट, और आंसर मिल गया। इन विच ईयर बर्मा वॉज बाइफर्केटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। मैंने आपको बताया था मेमोरी रिकॉर्ड में 1937 में। डिफिकल्ट, ये सब डेट कौन याद रखता है। पहले बर्मा इंडिया का पार्ट था
मूक नायक न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? अंबेडकर। ये सब मीडियम लेवल कहा सकता है क्योंकि कई लोग इसको जानते हैं। सोसाइटी भी इनकी यहीं पे याद कर लीजिए, कोई इसी पेपर में पूछा है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसी पेपर में। यहाँ पे देखिए, ये तो सुपर इजी हो सकता है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल, ए का 1, और ए के 1 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। फिलोसफी ऑफ राइट हेगल की है, तो बी का 4, और ये आपका हो गया क्रैक। बाकी मिला लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग कमीशन ऑफ इंडिया एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यदि इसको सबको पढ़ेंगे तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो 2005 में आएगी, क्योंकि आरटीआई के आने के बाद ही आ सकती है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, एनसीपीसीआर, ये 2007 में आती है, ये सबसे बाद में आती है। तो इसको यदि आप लास्ट में रखें डी को, तो एक ही ऑप्शन है जैसे डी जो है लास्ट में है, और ई जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो 1992 में आती है वो पहला है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको गेस कर सकते हैं यदि आप एनसीपीसीआर को जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये सवाल डिफिकल्ट होता है, लेकिन इन सबको जरूर जानना चाहिए। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी भी 92 में ही आती है, लेकिन कुछ महीने बाद आती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये बनती तो 1993 में है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है 2018 में मिलता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर याद कर लीजिए। इन विच ईयर ज्योतिबा फुले स्टार्टेड ए गर्ल्स स्कूल एट पुणे। तो ये एक मिल गया आपको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि इसका सही आंसर है 1848, इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको चैलेंज कीजिए। इसको कई जगह आपको नेट पे जो है इसके सबूत मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन टू बी चैलेंज्ड। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए नॉन कॉपरेशन 20s में होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये सबसे बाद में होगी, क्योंकि ये 1930-31 में होता है। पूर्ण स्वराज 1929 में होता है। चंपारण 1917 में होता है। खेरा भी उसके कुछ समय बाद होता है। तो 1930 से आगे कोई नहीं है। इसका मतलब है बी से अंत होता हुआ एक, और एक ही जो है बी से अंत होता हुआ है। ये अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, मैंने कई बार बताया, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव या सोशल नीड इसको कहते हैं, बिलोंगिंग, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें कहीं इंटरटेनिंग नीड नहीं आती है, तो आप ई को जो है निकाल दीजिए। तो ई इसका मतलब ABCD। Which of the following organization won the Nobel Peace Prize in 2017? Very difficult, लेकिन आप एक बार जान लीजिए। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। In which year planning commission was converted into India? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग न्यू अवतार प्लानिंग कमीशन के रूप में आता है। मैच कीजिए इसको कन्वेंशन। अब यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। इन्होंने बहुत इसमें गाफिलत किया है। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो आती है 1984 में और 87 में ये इंप्लीमेंट होता है। 1984 में साइन होता है, केम इनटू फोर्स इन 1987। ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, ये इसको मिलाना चाहते हैं 1975 से। आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी इन्होंने 1954 दिया है, जो लागू होने का ईयर है, जबकि 1951 ज़्यादा फेमस डेट है जिसमें ये अडॉप्ट होता है। और कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड भी 1989 में अडॉप्ट होता है, लेकिन 1990 में लागू होता है। चलिए ठीक है, फंडामेंटल राइट तो ये तो यूरोपियन यूनियन का ही होगा। तो इसको आप चाहे तो इस बेसिस पे कि डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर जो है वो यहाँ पे क्यों है, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट है, तो कन्वेंशन क्यों नहीं है। लेकिन पता नहीं इसको मानेगा कि नहीं, तो इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। लेकिन यदि इसको मैच करना हो तो देखिए 1954 ए का 2, ए के 2 से जो है इसको आप मैच कर सकते हैं। ये वेग, वेरी वेरी वेग एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए, इसमें आप काफी एलिमिनेशन टेक्निक फिर आपके सामने आ जाता है काम करता हुआ। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नो, प्रेसिडेंट करता है, तो ए को निकाल दीजिए, ए गायब हो गया। उसके बाद ई पे आइए, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नो, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वी ऑल नो। तो ई को भी एलिमिनेट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाता है। हु सेटअप बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अभी हम लोगों ने देखा अम्बेडकर जी। पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इज फर्स्ट न्यूक्लियर बम एट चगाई हिल। ये तो हमने डिस्कस किया था जब मेमोरी रिकॉल देख रहे थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन।
हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में, और अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार है, तो उसको भी याद कर लीजिए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियन एट शिकागो इन विच स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड इज फेमस एड्रेस, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, सुपर डिफिकल्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल आइडियाज, तो इसमें आप बी पे आइए। मॉन्टेस्क proposed a system of checks and balance in the form of separation of power, which became the important feature of not British but USA constitution, not British. British में उसे separation of power है भी नहीं, parliamentary form of गवर्नमेंट में नहीं होता, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में घालमेल होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, तो बी को यदि एलिमिनेट करते हैं, बी 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 और आंसर मिल गया, बाकी पढ़ लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज conferred with classical language status by government of India in the chronological order, very difficult, कौन याद रखता है, लेकिन इस तरीके से हुआ है। और फर्स्ट जो है तमिल को क्लासिकल, 6 लैंग्वेज में तमिल को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा मिला है, तो सी से स्टार्ट होता हुआ केवल एक है। इन विच ईयर विश्व भारती वॉज एस्टैब्लिश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सेकंड क्वेश्चन है जो आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका सही ईयर हर जगह जो नेट पे दिखता है 1921 है, इसमें से कोई नहीं है, तो चैलेंज कीजिए। हु गेव द नोशन ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, वी ऑल नो एम.एन. रॉय। विच इंडियन प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड न्यूली रिस्टोर्ड सोमनाथ टेम्पल, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था मेमोरी रिकॉर्ड में, राजेंद्र प्रसाद। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर हिज एफर्ट फॉर मीडिएशन बिटवीन जापान एंड रसिया वॉर 1905, जिसमें जापान ने हरा दिया था रसिया को, तो ये थे थियोडोर रूजवेल्ट। इसी के बारे में मैं कह रहा था कि यहाँ पे जब रूजवेल्ट को आप याद कर रहे हैं तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भी याद कीजिए, मैंने इनके बारे में बताया। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो चलिए देखते हैं कौन सबसे लास्ट हो सकता है। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट से बाद में कौन होगा, ये 106 है जो अभी जस्ट हुआ है, इसका मतलब ई से अंत होता हुआ केवल 2 ही है, तो अब इसको देखिए, यही 2 होगा, इसमें ए तो है ही, ए के बाद बी और सी, इसका मतलब बी और सी में कौन आगे पीछे है, तो जो थोड़ा भी जानता है मैथिली और कोंकणी कब ऐड हुआ है, तो वी ऑल नो कि कोंकणी जो है वो पहले ऐड हुआ है, मैथिली, बोडो, ये संथाली ये सब बाद में ऐड हुए हैं, तो पहले सी होगा फिर बी होगा, सी यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैंने दे भी दिया है यहाँ पे कि कौन कौन कब लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में गया है, इसको एक बार और याद कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे देखें गोलकनाथ, केशवानंदा, मिनरवा मिलेकी, गोपाल, इंदिरा स्वामी, तो इंदिरा स्वामी से आगे कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये 1992 का है, क्रीमी लेयर केस, वेरी फेमस। बाकी सब देखेंगे तो 60s, 70s, 80s और ये तो 50s, तो ई से अंत होता हुआ, तो यहाँ 50-50 गेम खेल लिया। अब ए और डी में केवल देखना है, एक में ए है एक में डी, ए गोलकनाथ है, डी ए के गोपालन, ऑलवेज ए के गोपालन, तो 50s का केस है, तो डी पहले मैच करना है। यहाँ पे देखिए क्या मजेदार है, बाकी सब नहीं भी यदि आप जानते हैं, वॉल्टर बगहॉट का जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जीन ब्लॉन्डल का इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये बहुत फेमस बुक है, एलमंड की वेरी फेमस बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच। लेकिन इवन विद डेविड आफ्टर का जो सभी बच्चे रटते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो ए के 4 से भी आपका क्रैक हो जाता है, डी के 1 से भी जो है ये क्रैक हो जाता है, किसी भी तरीके से क्रैक हो जाता है। यहां देखिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, आप डी पे आइए। जॉन लॉक्स आइडिया ऑफ जनरल विल, नो, जॉन लॉक का कोई आइडिया जनरल विल पे नहीं था, ये रूसो का था, इसका मतलब डी जो है बिल्कुल गलत है, तो डी डी डी, और ये हो गया क्रैक। States shall take steps to organize village panchayat and endow them with high powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government, ये आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। कई स्टूडेंट इसको याद करते हैं, फिर भी मैं इसको मीडियम कहता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है आर्टिकल 40। अब यहाँ अरेंज करना है इन बुक को, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, वेरी फेमस बुक ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा, ये जो है लास्ट में इसलिए होगा कि 1992 का, और कोई भी बुक इसमें से मैन स्टेट वॉर जो है केनेथ वॉल्ज लिखते हैं तो 60-70s का होगा, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन 1948 का है, सेकेंड 60s का होगा, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो है हटिंगटन का, ये भी पुराना होगा, तो ए से अंत होता हुआ केवल जो है 2 ही है, तो ये 2 तो खत्म हो गए। अब यहाँ देखिए सी और डी में, सी और डी, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन और सेकेंड सेक्स, कोई भी जानने वाला जो फेमिनिज्म जानता है, सेकेंड सेक्स जो है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का है जो 60s में आती है, 70s 60s में तो आती ही है, और पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन 1948 में
मॉर्गनथाउ की बुक है, इसका मतलब पहले सी होगा, तो सी वाला जो है यहाँ पे है, इसका मतलब दिस। Which one of the following US presidents survived the American Congress impeachment proceedings by a single vote? ये मैं बोल रहा था कि ये सब बहुत ही क्विज टाइप की और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड्रू जॉनसन। तो चलिए इसको भी सुपर डिफिकल्ट रखते हैं। In India, the Speaker of Lok Sabha appointed the Patskar Committee in 1954 to examine, क्या इशू था? ये भी सुपर डिफिकल्ट है, वैसे मैंने नेट पे खोजा तो मिल गया। लोकसभा ने कमेटी बनाई थी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसके चेयरपर्सन थे हरि विनायक पाटस्कर, जो लॉ मिनिस्टर भी थे। इनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, बहुत ही डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, लेकिन हम लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सुपर डिफिकल्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए, एलिमिनेट कीजिए ई को। थॉमस जेफरसन वॉज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ, अब यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको आप हटाइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यस सही है ई, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक समय में अभी समझिए कि एक तरह से ऐसा हो जाता है, आपके आंख को लगता है कि यूएसए देख रहे हैं। थॉमस जेफरसन वॉज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, नहीं यूएसए डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। तो यूके दे के इन्होंने अब काम आसान कर दिया, ई को एलिमिनेट कर दीजिए, ई और आपको आंसर मिल गया। Consider the following statement regarding judicial system and choose the correct answer. Supreme Court of Canada has 3 judges. अब यहाँ पे जो है आप सी पे आइए। In United States the judges are nominated by the House of Lords. House of Lords यूएसए में कहाँ से आ गया? ये तो इंग्लैंड में है, वहाँ देखिए इंग्लैंड को यूएस की जगह पे दे दिया, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड दे दिया। तो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, सी और आपको आंसर मिल गया। अरेंज द एक्ट रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सुपर डिफिकल्ट है, मैं इस पर कोई टाइम भी नहीं देने वाला हूँ, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर इन्होंने दिया है 4, आप चेक कर लीजिएगा नेट से। अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इंडिया बांग्लादेश जो फरक्का ट्रीटी साइन करते हैं, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ये सब जो है 70s 80s की हो सकती है, उतनी लेट तो नहीं हुई है। फरक्का डैम कोई अभी आज की नहीं है। यदि आप ये थोड़ा सा जहन में आपके है कि ये उतना पुराना नहीं, उतना नया नहीं होगा जितना कि वाजपेयी जी की 99 की लाहौर बस यात्रा थी, जो बहुत पुरानी, जो सबसे नई है इन सब में, जिसके बाद कारगिल होता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960, सभी बच्चे इसको याद करते हैं। शिमला एग्रीमेंट 1972 की बात है। तो इंडिया पाकिस्तान ताशकंद जो है जनवरी 1966 में करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डी से अंत होना चाहिए, और डी से अंत होता हुआ चलिए 3 है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडस वाटर से पहले कोई इसमें नहीं है, क्योंकि 1960 में हो जाता है। इसका मतलब सी से शुरू होता हुआ, तो सी और डी से शुरू होता हुआ 2 ही है, तो इसको चलिए यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखिए ई और बी, अब ई और बी में देखिए ताशकंद है और बी है शिमला एग्रीमेंट। पहले ताशकंद होगा फिर शिमला होगा, इसका मतलब पहले ई आएगी, तो इसका मतलब ई पहले जो आई है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दिस वे थोड़ा सा और डीपर जानने पे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि फरक्का जो है वो 60s के बाद हुआ है और 99 के पहले हुआ है। तो फरक्का जो है एक्चुअली 1996 में हुआ है, बहुत करीब पहुंच गया था लाहौर। वैसे कंस्ट्रक्ट जो है 70s में ही फरक्का डैम हो गया था, लेकिन 1999 में जो है जो लाहौर बस एग्रीमेंट हुई, से 3 साल पहले ये एग्रीमेंट हो चुका था। तो चलिए आपका काम बन गया इससे। यहाँ पे देखिए केवल मॉरिस जॉन्स की जो बुक है पार्लियामेंट इन इंडिया, जो कि बहुत फेमस बुक है, इन्होंने 3 बुक इंडिया पे लिखे हैं, पार्लियामेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। मॉरिस जॉन्स जो कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म करार देते हैं इंडियन फेडरलिज्म को, तो इससे आपका क्रैक हो जाता है बी का 1, और ये रहा बी का 1। बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिना मैच के मत आगे बढ़िएगा। गैब्रियल एलमंड क्लासिफाई द प्रेशर ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरी, इसमें से कौन नहीं है? तो आप देखिए नॉन एनॉमिक ग्रुप बिल्कुल नहीं है, तो ये ABCD, तो ई को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे है कौन सा आर्टिकल है जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है। इनफैक्ट ये जो आर्टिकल है 244(1), ये 6th शेड्यूल की, ये एरिया 5th शेड्यूल के अंदर नहीं आएंगे, जिसमें कि असम और मिजोरम, त्रिपुरा एंड चेक कर लीजिएगा, 4 स्टेट जो आते हैं जो 6th शेड्यूल एरिया है, तो वो उसका ये जिक्र करता है। तो बाकी देखिए 249 वी ऑल नो कि पार्लियामेंट में कि लॉ एंड स्टेट सब्जेक्ट ये है। 253 भी आर्टिकल कई लोग जानते हैं, पावर टू मेक लॉ फॉर द कंट्री, जो इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यदि इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई
एक्ट पास करना हो, यदि वो स्टेट सब्जेक्ट में भी हो, तब भी जो है पार्लियामेंट पास कर सकता है। 259 बहुत ही ऑब्सक्योर आर्टिकल है, आर्म फोर्सेज इन स्टेट, तो इसको आप मीडियम या टफ रख सकते हैं। 244(1) रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरिया, 6 शेड्यूल। Who stated Sri Aurobindo has appropriated मतलब उन्होंने एक तरह से अपना लिया Hegel's notion of an absolute spirit and employed it to radically restructure the architecture framework of ancient Hindu Vedanta system in contemporary terms। क्या आपको सुन के लगता है कि इस तरह की बात जो है गांधी जी, टैगोर या विवेकानंद करेंगे अपने हिंदू वेदांता सिस्टम एंड हेगल? ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये लोग कोई ऐसे पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे और हिंदू वेदांता सिस्टम को इस तरीके से थर्ड टर्म प्रोनाउन में नहीं बात करते हैं। तो डेफिनेटली कोई बाहर का आदमी है जो हिंदू वेदांता सिस्टम और हेगल के बारे में बात कर रहा है, तो इससे आप गेस कर सकते हैं स्टीव ओडिन। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इस बेसिस पे ये कॉमन सेंसिकल है। Which Naga queen responded to the call of Mahatma Gandhi and raised the banner of revolt against British rule? है ऐसे बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आजकल ये 2-3 एग्जाम में रानी गैदलियू जो है वो आ रहा है। जबकि मेमोरी रिकॉल में मुझे हंसी आती है कि बच्चों ने इस टाइप का मुझको कह दिया कि रानी का टाइटल मुझसे किसे, या रानी का टाइटल किसने उनको दिया, या रानी झांसी का, आई डोंट नो, कुछ गलत टाइप का रिकॉल हो गया था। ये बहुत सिंपल था कि रानी गैदलियू जो है इसको रिकॉल करना है। वैसे मैंने इसको डिफिकल्ट मार्क किया है। रानी गैदली के बारे में यहाँ पे जो है मैंने लिखा है, जब पढ़ लीजिएगा, लेकिन कई एग्जाम में अब आने लगा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें से करेक्ट जो है वो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए कि इनकरेक्ट ढूंढना है। अब दीन दयाल उपाध्याय अपोज द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कभी ऐसा होगा? इसका मतलब ये जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। खैर चलिए, हमें तो करेक्ट ढूंढना है। फेडरलिज्म वॉज बोरोड बाय द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एट ऑल। हम लोगों ने कनाडा से लिया था, ब्रिटिश तो ऐसे यूनिटरी है। असफ अली जरदारी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट है सही। इसका मतलब है कि डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना है। तो डी को हटाइए, डी को हटाइए, डी को हटाइए, आपको अब मिल गया सीधा। डी हटने से आपको अब मिल गया, तो एलिमिनेट डी, ए की जरूरत ही नहीं। हु वॉज द स्पीकर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग जनता पार्टी? सुपर डिफिकल्ट, ये मैंने बताया था आपको जो मेमोरी रिकॉल कर रहे थे। ये के डी हेगडे नहीं है, इनफैक्ट इसको तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सुनेगा। ये के एस हेगडे हैं, के एस हेगडे। तो ठीक है। और एक बात मैंने और बताई थी कि बलराम जाखड़ जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर हैं लोकसभा के। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से इनकरेक्ट हमें खोजना है। अब यहाँ देखिए एंशियंट इंडिया, कबीर वॉज ए सोशल रिफॉर्मर ऑफ एंशियंट इंडिया, नो मेडिवल इंडिया। इसका मतलब सी को आपको एलिमिनेट करना है, सी सी सी, और आपको आंसर मिल गया। बाकी पढ़ लीजिएगा बस एक से। ये तो सुपर डिफिकल्ट है, मैंने इसका आंसर सीधा मार्क कर दिया है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आज़ादी से पहले ही 1946 में बनी थी। उसमें किस ब्रिटिश स्टेट जो उस समय में था उसके कितने मेंबर थे? तो ये कौन याद रखता है? मतलब इस सबको छोड़ देना है। डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट में जो अभी वन ऑफ द की पार्टी है, जिसके भी शासन चल रही है, जो रिपब्लिकन से लोहा ले रहा है, जिसके जो बाइडन है, कमला हैरिस है, उनकी स्थापना कब हुई थी? ये कौन याद रखता है? 1828 में, और रिपब्लिकन पार्टी के 1854 में। तो चलिए, ये सब सुपर डिफिकल्ट है। चूज द इनकरेक्ट आंसर रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, तो हमें करेक्ट को एलिमिनेट करना है। प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विस आर मेंशन इन आर्टिकल 312, एकदम बिल्कुल सही है। 312 में मेंशन है ऑल इंडिया सर्विसेज, और मैंने कई बार आपको बताया है शिफ्ट 1 में भी ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 है। तो ए जो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ए, और आपका आंसर मिल गया। अंडर विच प्राइम मिनिस्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? ये हुआ था 1992 में, उस समय में थे पीवी नरसिम्हा राव। Fred Riggs developed ideal model to analyze the administrative system of different country, in fact developing country. Choose the correct, तो fused, prismatic and diffracted. Fused जो है वो traditional society, prismatic transitional society like India, Thailand, Philippines, and diffracted developed society. ADE, तो AD, AC, okay, AC.
रीड केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी, और उसमें से इनकरेक्ट हमें चुनना है, इनकरेक्ट। तो हमें करेक्ट को एलिमिनेट करना है। डी को देखिए, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसका मतलब डी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो डी 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 और आंसर मिल गया। यहां मैच करना था, इसको कई तरीके से आप मैच कर सकते हैं। जैसे नीलम संजीव रेड्डी जनता जब पार्टी बनी थी तब उसके शासन में थे, उससे भी ये क्रैक हो जाता है। लेकिन मैंने इसको क्रैक किया कि फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाया था, उससे मैंने किया। तो बी का 4 और बी का 4 से ये हो जाता है क्रैक। हु रोट द बुक डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी हिपोक्रेसी, ये डिफिकल्ट है ये, लेकिन हम लोगों ने देखा था, ड्वाइट वाल्डो। Who became first democratically elected woman prime minister in Islamic world, ये हम लोगों ने वर्ल्ड हमने देखा था, इनका नाम है बेनजीर भुट्टो। Which chief minister was removed first time in India by the misuse of article 5356, ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। EMS नंबूदरीपाद, केरला गवर्नमेंट 1959, चेक कर लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग डिजिग्नेटेड सार्क ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन याद रखता है, सुपर डिफिकल्ट, भूल जाइए इसको। और इसका सही आंसर है दिस। Who stated there is nothing absolute in management affairs, seldom do we have applied the same principle twice as in identical condition, allowances must be made for different changing circumstances। ये लाइन अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है, लेकिन जानना उतना ही डिफिकल्ट है। डिफेल इसका आंसर दिया है, सुपर डिफिकल्ट। Who conceived the notion of linking pin model, difficult but very very important, Lenin, रेनेसिस लैकार्ट है, इसमें स्पेलिंग भी गलत दिया है। और लिंकिंग पिन मॉडल उन्होंने ये बताया था ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ इंडिविजुअल लिंक पिन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। उनको यदि हम ट्रेन करें तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। लिंकिंग पिन मॉडल, रेनेसिस लैकार्ट। डिफिकल्ट। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी एज पर देयर फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे तो डीएमके जो कि 1949 में बनती है, उससे पहले कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब जो है, जैसे जनता दल यूनाइटेड काफ़ी लास्ट बाद की है, ये तो 2003 में बनी है। ये 98 की पार्टी है, टीडीपी 1982 की है, ये 1980s की पार्टी है। तो ई से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, देखिए, ओनली वन, इजी। हु क्वाइंड द टर्म डीप इकोलॉजी, वी ऑल नो, ये सब अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। अर्ने नाइस, नॉर्वे के साइंटिस्ट। अरेंज द यूएन सेक्रेटरी जनरल एज पर देयर टेन्योर, ये दूसरा क्वेश्चन है यूएन सेक्रेटरी जनरल पे। अब यहां पे देखिए कि यदि आप डी बी करते हैं, इस तरह कई कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। डी मतलब कि कोफी अन्नान पहले आए हैं और फिर जो है बाद में बान की मून आए। बान की मून बहुत बाद में आए, कोफी अन्नान तो 2006 में खत्म हो जाते हैं। बुतरोस घली तो उससे भी पहले 90s में थे। तो डी के बाद बी, और देखिए केवल एक ही में डी बी है, बाकी में बी डी खत्म हो गया, बी डी खत्म हो गया, बी डी खत्म, एक ही में डी बी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो कोई दो पेयर को लीजिए, देखिए क्या ऐसा उल्टा या सीधा ऐसा हो जाता है। Who was the first chief minister of Tamil Nadu? We all should know CN Annadurai। नहीं जानते तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये मीडियम लेवल का है। ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सार्क के सेक्रेटरी जनरल कौन याद रखता है। लेकिन इसमें उन्होंने अच्छा क्या किया कि अबुल हसन दिया है जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है, ये सभी बच्चे याद करते हैं। तो यदि इसको आप मिलाएंगे तो फर्स्ट कौन होगा 87 से, उसके पहले तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब है कि ए का 1 होगा और यही क्रैक हो जाता है। इसके चलते ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन कहलाया जा सकता है, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी पे आइए। एंटोनियो ग्राम्स्की रोड द फेमस बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये माओ जेदान की बुक है। वी ऑल शुड नो। यदि आप ये जानते हैं तो सी को एलिमिनेट कीजिए, सी को एलिमिनेट कीजिए और आपको आंसर मिल जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब इनकरेक्ट को हमें एलिमिनेट करना है। बी को देखिए, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023, नहीं 2019 है, इसका मतलब बी को तो एलिमिनेट कर दीजिए, बी डी। अब आइए यहाँ, और सी भी जो है इनकरेक्ट है। अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांस, रशियन इंस्टीट्यूशन ओम्बड्समैन। वी ऑल नो कि ओम्बड्समैन सबसे पहले जो बना वो स्वीडन में बना, ना कि रसिया में। इसका मतलब सी को भी एलिमिनेट कर दीजिए तो आंसर मिल गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलीट थ्योरी।
अब ये करेक्ट है तो यहाँ पे आइए, इसका मतलब इनकरेक्ट को हमें एलिमिनेट करना है। यहाँ कहते हैं गैटिनो मोस्का एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ इलीट थ्योरी इन हिज क्लासिकल वर्क द पॉलिटिकल पार्टी, जबकि ये बहुत फेमस है 1911 की बुक द पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट माइकल, जिसमें वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची देते हैं इसी बुक में। इसका मतलब ये तो सी गलत है, तो सी 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 और ये सीधा क्रैक हो जाता है। विच पॉलिटिशियन हैज बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर 2 स्टेट, ये मैंने बताया था एनडी तिवारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो बाद में उत्तराखंड के भी वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। वैसे ये डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मीडियम भी हो सकता है। ये काफी खासा डिफिकल्ट आपको हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत अननोन है। इमैनुअल वॉलनस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बजाय इसमें उन्होंने दूसरी बुक दे दी है, लेकिन पॉल क्रुगमैन मैंने बताया था द कॉन्शियंस ऑफ ए लिबरल, यदि आप जानते हो। वैसे ये वेरी डिफिकल्ट है, तो बी के 1 से ये क्रैक हो जाता है, तो बाकी को मैच कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर देयर टेन्योर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा स्पीकर पे। ओम बिरला से बाद में कोई नहीं हो सकता, अभी करंट है, और फर्स्ट जो है मावलंकर जी फर्स्ट थे, तो ए सी और ए सी देखिए एक ही कॉम्बिनेशन जो है ए सी, और कोई है ही नहीं। ये तो सुपर इजी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए की है, नेशनल असेंबली पाकिस्तान, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड यूनाइटेड किंगडम एंड नेसेट जो है इजराइल, सब मैच ही किया हुआ है, तो ये सुपर इजी। ये थर्ड क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते हैं। क्यों चैलेंज कर सकते हैं? क्योंकि इसमें इन्होंने गलती ये किया है कि नाफ्टा जो है वो बहुत फेमस है कि ये नाफ्टा 94 में आई हुई है, और इसने इन्होंने जो मैच किया है ये 2 इन्होंने दे दिया है, ए का 3 दे दिया है 1993, इसके चलते ये जो गलत हो जाती है इसको आप चैलेंज कीजिए। अब आइए, जो कंप्रीहेंशन है ये तो इतना आसान है, मतलब सुपर डुपर इजी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। Who facilitated the Tibetan delegation to proceed through India to Peking to formally accept to, तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया ने ऐसा किया था। और फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज ड्यूरिंग विच पीरियड तिब्बत एंजॉयड डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इन्होंने एक पीरियड दिया है 1913 से 1951। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प चाइना टू कंसोलिडेट इट्स होल्ड ऑन तिब्बत, ये कहता है ब्रिटिश इंडिया ही नहीं, आज़ाद इंडिया ने भी उसको एक लीवे दिया कि तिब्बत को वो अपने कब्जे में रखे, तो दोनों इंडिपेंडेंट इंडिया भी। फिर व्हेन वाज 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो है मई 51 में साइन हुआ। विच ईयर पंसील साइंड वी ऑल नो, अदरवाइज ऑल्सो बिना इस पैसेज के 1954। ये भी जो है, ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट लागू होता है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता है, उस पर है। तो इस पे है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज लोकल गवर्नमेंट, तो वी ऑल नो 73rd। रिपन रिजोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दिया है 1882 में, एक्सेप्ट किया गया था। हु ब्रॉट आउट द रिपोर्ट रिवाइटलाइजेशन ऑफ पीआरआई, इन्होंने इसी में बताया, एल एम सिंघवी, इस नाम का याद कर लीजिए कि जगह पूछा भी गया था, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पीआरआई फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राजीव गांधी ने अपने टाइम में 1989 में इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, नहीं तो उसी टाइम में बन गया होता। According to the passage, 73rd Constitutional Amendment Act introduced which kind of rural structure at the intermediate level, ये कहता है 3 लेवल पे, पंचायत, ग्राम पंचायत लोअर, पंचायत समिति एट द इंटरमीडिएट, और जिला परिषद एट द हाईएस्ट लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, सुपर डुपर इजी। इसको मैंने जो आपको मैंने लिखा, जहां डी लिखा इस तरह से मैंने काउंट किया उसको, जो लिबरली भी यदि मैं डी देता हूं तो 28 डिफिकल्ट हैं, जिसमें से कई आप कॉमन सेंस से क्रैक कर सकते हैं, 14 मीडियम है जिसको डेफिनेटली आप कॉमन सेंस से क्रैक कर सकते हैं, और 55 सुपर डुपर इजी हैं। सुपर डुपर ना भी तो इजी हैं। यदि इस तरीके से मैं देखूं तो मीडियम और इसको मिला करके, और यदि चैलेंज क्वेश्चन को आप देख लीजिए तो 58 और मतलब 72 के आसपास तो बिल्कुल डुएबल है, और इसमें से यदि आप गेस भी करेंगे तो 5-6 आपको सही होगा। सो मेरा गेस ये है कि 75 प्लस इस पेपर में भी जो है वो जेआरएफ के लिए जनरल में 5 मार्क्स कम कर दीजिए, नेट 5 मार्क्स कम कर दीजिए, पीएचडी शायद इस तरह का ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे इस कट ऑफ पे ज़्यादा मत जाइए। मैं देखता हूँ बच्चे बहुत रिएक्ट करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत टफ लगा एंड ऑल, कोई बहुत स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। चलिए सम टाइम आई डोंट बॉदर नाउ, क्योंकि आप अपनी इवेंट निकाल के खुश हो पाते हैं तो ठीक है, वो भी वीडियो ये पर्पस पूरा करता है। लेकिन जरा गौर से देखिएगा जो मैंने टेक्निक बताया है,
ये पेपर आपको ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन सेल को यदि ठंडा आप रख पाते हैं तो आपके लिए यूजीसी नेट या इस टाइप का एग्जाम है। अदरवाइज यदि आप गुस्सा होते हैं, मेरे कट ऑफ देख के यदि आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि पेपर को देख के आपकी ब्रेन की क्या हालत होगी। डोंट डू दैट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं नेट जेआरएफ सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और एसएसबी पीजीटी की, तो अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है विद अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@paulsciencehelp.in, फिर से मैं कह रहा हूँ polsc help@polsc help पे ही करें। और डेफिनेटली बताएं कि किस बैच के लिए आप कर रहे हैं। ऐसे मत करें, आपको टाइम आपका भी बर्बाद होगा। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कृपया मुझसे ना पूछे कि सर मैंने इतना नंबर लाया है, मेरा होगा कि नहीं। इसका कोई मीनिंग नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड मूव अहेड। आगे आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। जो बीत गई खत्म, रिजल्ट आने तक एकदम उसके बारे में बॉदर मत कीजिए। डायस्पेंस ओके, लेता हूँ विदा। अभी तो फिर आप तैयारी कीजिए, आपके साथ में जुड़ा रहूंगा यदि आप मेरे बैच से जुड़ते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर कुछ कुछ वीडियो ला करके आप लोगों से मुखातिब होंगे और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।